हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और इसके बारे में बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे और एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम करेंगे। इसलिए चलिए बिना किसी देरी का देखते हैं चैप्टर। स्टूडेंट, इसमें है पहला विद्युत धारा, ठीक है, और फिर दिया है इसका मात्रक यानी यूनिट एम्पियर। अब विद्युत धारा क्या है, पहले तो ये एक चीज है। अब विद्युत धारा क्या है, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जाना होगा कि गति के दर को चाल कहते हैं, यानी 1 मिनट या 1 सेकंड में कितनी दूरी या 1 घंटे में कितनी दूरी कोई वस्तु तय करती है उसकी चाल कहलाती है। इसी तरह अगर किसी धारावाही चालक के यानी कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट से यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो जा रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, यानी कि दर कहलाएगा। और इसी दर को हम क्या कह देते हैं, धारा कह देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब बात को समझिएगा। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आवेश क्या है, आवेश क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट यानी धातु या कह लो या धातु या अधातु जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं यानी त्यागती हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, ठीक है। और जो एलिमेंट जो है ना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, रिमूव करता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है और उसी को हम धातु कह देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ना लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज लगता है उसको हम कह देते हैं क्या, अधातु। इसी तरह ये कोई भी धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ले करके अपने आप को आवेशित कर लेती है। उसी आवेश को हम यहां पे बता रहे हैं, उसी आवेश के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई भी धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को आवेशित करती है, उसी आवेश की प्रवाह की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आवेश की प्रवाह को अब ये थी मोटा मोटी हम समझ रहे हैं। पहले आवेश की प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। अब इसमें डीपली में पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। एमीटर क्या होता है, इससे धारा मापी जाती है। I इक्वल क्यू बाई टी, यानी कि क्यू क्या है, कुलाम है, आवेश का मात्रक है कुलाम, और टी समय है। और ये इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, ये श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है, जबकि जनक विभवांतर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ये हम इसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं और सीधे डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला आ गया आपको, आवेश क्या है। आवेश परमाणु का मूल इकाई है। ये धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। अब इसमें आता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित अगर प्लस में है माइनस में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। आवेश को जो मापते हैं उसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कुलाम, कुलाम, ठीक है। अब एक कुलाम आवेश कितना होता है, जिसे हम आपसे कह देते हैं कि 1 दर्जन केला कितना होता है, तो आप कहते हैं 12 केले को हम 1 दर्जन कहते हैं। इसी तरह 1 कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं भाई, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस में होगा कि प्लस में, तो माइनस में ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कुलाम का चार्ज होता है, वो भी ऋणावेशित होता है, ठीक है। अब देखिए Q क्या है, कुल आवेश को दर्शाता है, ये सिंबल है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ठीक है ना, कुल आवेश Q कुलाम। और नंबर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कितने आवेश हैं। अब बात को समझिएगा फिर से, एक कुलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कुलाम, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए थे कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी धारावाही चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा,
करंट कहलाएगा, यानी विद्युत धारा कहलाएगा। यहां से कितने एक सेकंड में आवेश प्रवाहित होंगे ना, आवेश प्रवाहित होंगे। अब ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है ना, उसके विपरीत जो है ना धारा की दिशा मानी जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा मानी जाती है। अब मान लीजिए कि यहां से एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यानी कि धारा आई बराबर होता है, इक्वल होता है Q बाई टी। धारा आई इक्वल Q बाई टी है। Q मान लीजिए कि 1 कूलम आवेश है और समय मान लीजिए कि 1 सेकंड। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक एक लगा देना है, यानी आई कितना हो गया, एक एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर को होगा 1 कूलम पर सेकेंड, यानी इसी को हम कह देते हैं 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अच्छा, ये जो है ना साइंटिस्ट थे आंद्रे मेरी एम्पियर, और उन्हीं के नाम के सम्मान में एम्पियर रखा गया नाम, ठीक है ना। ये धारा के मात्रक है 1 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर दिखाया जाता है, इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। तो पहले ये मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा, ठीक है ना। 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर का 1000वें हिस्से को हम कह देंगे क्या, मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल 1/10⁻³ लिखेंगे और इसको ऊपर लाके लिख देंगे 10⁻³ एम्पियर, इस तरह से लिखे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा गया है। माइक्रो एम्पियर जो है 10,00,000वें हिस्से को कहते हैं। माइक्रो एम्पियर 1 एम्पियर के 10,00,000वें पार्ट को कहते हैं, इसलिए 10⁻⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र जो होता है, यानी डिवाइस जो होती है, उसको हम एमीटर कहते हैं। अब आ जाता है विद्युत धारा का प्रतीक कुछ है, उसको देख लेते हैं। इसको हम जो ना ये एमीटर जो ना, एमीटर को ऐसे हम सिंबल दिखाते हैं और इसको हमेशा जो ना श्रेणी क्रम में यूज किया जाए। श्रेणी क्रम आपको आगे पता चलेगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम क्या है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जो हम डिवाइस यूज करते हैं मापने के लिए, उसका जो प्रतिरोध होता है। अब आप कहेंगे प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध आगे में हम पढ़ेंगे तुरंत ही। तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित, तो ये मैंने बता दिया है, उल्टा दिशा होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा का उल्टा होता है। क्योंकि जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को उस समय जो ना धनावेशी का दिशा मान लिया गया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। विद्युत धारा जिधर प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा को। अब आता है विभवांतर। स्टूडेंट यहां से थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं विभवांतर क्या है, ठीक है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विभवांतर से डिनोट करते हैं। बच्चों देखो, कभी भी अगर जो है ना आपको अगर कहा जाए कि एक जो है ना 100 लीटर की टंकी ले लीजिए या डब्बा ले लीजिए, और एक 500 लीटर का एक जो है ना टंकी ले लीजिए, और उसमें जो है ना टोटी लगा दीजिए, और उसमें जो है ना क्या कीजिए, प्रेशर को नोट कीजिए। तो प्रेशर इसमें किसमें ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी होगा, यानी उस पर दबाव ज्यादा होगा। तो आवेश भी तभी प्रवाहित होंगे जब उनके क्या हो, दबाव हो इस पे, और उसी दबाव को हम यहाँ पे विभवांतर कहते हैं, यानी कि विभव कहते हैं। जब किसी धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत आवेश के प्रवाह में अंतर आएगा, वैद्युत दाब में अंतर आएगा, तो उसी को हम कह देंगे विभवांतर। और तभी आवेश प्रवाहित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जब 2 पॉइंट्स के बीच जो है ना, जब 2 पॉइंट्स के बीच अगर दाब बनेगा, यहाँ पे निम्न दाब होगा, यहाँ पे उच्च दाब होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होंगे। इसी को हम कह देंगे विभवांतर, ठीक है ना। तो विभवांतर जब भी कहा जाए, बेसिकली आप दाब समझिएगा, एक तरह का प्रेशर, ठीक है ना। किसका प्रेशर, तो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेने में, जैसे ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब यहां से एक, अगर मान लीजिए कि यहां से कुछ आवेश को, क्यू कूलम आवेश को यहां तक ले जाने में जितना कार्य होगा, उसी को हम कह देंगे क्या, विभवांतर। यानी विभवांतर V इक्वल हो गया W/Q। W इक्वल Q। W क्या है, वर्क है, यानी कार्य है, और Q क्या है, आवेश है कूलम में। अब यहां पे देखिए V इक्वल W/Q। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए।
अगर 1 एम्पियर का कहेगा तो हमने बता दिया है 1 एम्पियर के लिए क्या करेंगे, एक आई इक्वल क्या होता है, आई इक्वल हमने बताया था क्यू बाई टी, यानी क्यू यानी कि 1 कूलम आवेश को अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है कहीं से तो उसका धारा 1 एम्पियर होगा। इसी तरह से विभवांतर के लिए 1 वोल्ट के लिए परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़े, यहाँ पे एक एक लगा दीजिए, यानी कि V इक्वल क्या हो जाएगा 1 जूल कार्य और 1 कूलम आवेश पर, ठीक है ना, यानी विभवांतर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। इसी को हम कह देंगे 1 वोल्ट, ठीक है ना, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम आवेश को एक पॉइंट से ए से बी तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य हो रहा है तो इसका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 वोल्ट होगा। और ये विभवांतर को हम किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था, अल्सांद्रो वोल्टा। अल्सांद्रो वोल्टा के नाम पर जो है वोल्ट रखा गया है उनके सम्मान में। अब 1 वोल्ट के लिए हमने अभी बता दिया डेफिनेशन, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य हो रहा है तो उसका क्या होगा 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट यानी 1 जूल पर कूलम। और इसको मापने वाले यंत्र को हम वोल्टमीटर कहते हैं। और इसको कभी भी हम कहाँ कब जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। अब पार्श्व क्रम आपको समांतर क्रम जो है ना, इसको समांतर क्रम कह सकते हैं या पार्श्व क्रम, दोनों ही कह सकते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई श्रेणी क्रम क्या है और पार्श्व क्रम क्या है। मैं मोटा तौर पर बता दे रहा हूँ आपको। अगर जो ना बहुत सारे प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को अगर इस तरह से लगाया जाए, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, रिविजन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, तो सीधे क्रम में लगा जाए एक के बाद एक, तो इसको हम क्या कर देते हैं श्रेणी क्रम। अगर जो ना इसको इस क्रम में लगाए, ठीक है, इस तरह से रेसिस्टेंस को यूज करें तो इस क्रम को हम कह देते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। तो इसको कभी भी वोल्टमीटर को समांतर क्रम में रख करके मापते हैं और ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। अगला है कि सेल क्या है। सेल एक जो है ना रासायनिक युक्ति है, एक सरल युक्ति है रासायनिक से भरी हुई, जो क्या बोलते हैं धारावाही चालक होता है, उसके दोनों सिरों के बीच लगातार विभवांतर बनाए रखता है, ठीक है ना। तो यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ मूव होगा, ठीक है ना, चलेगा। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव प्रतीक हैं, उसको देख लीजिएगा, प्रतीक देख लीजिए, ठीक है ना, सामान्य है यह प्रतीक, कुछ देख लीजिए इसमें क्या क्या है। विद्युत सेल को ऐसे डिनोट किया जाएगा। विद्युत बैटरी वगैरह को ऐसे, अगर बहुत सारे बैटरी को जोड़ दिया जाए तो ऐसे दिखाया जाएगा, संयोजन दिखाया गया है। अगर खुला हुआ प्लग दिखाया जाए, प्लग, ठीक है ना, तो ये जो है ना आपको ऐसे दिखाया जाएगा। अगर बंद हो तो ऐसे दिखाया जाएगा। तार संधि यानी जुड़ा हुआ है, तार कहीं कनेक्शन किया गया है तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा। तार अगर नहीं जुड़ा होता है ऐसा कनेक्शन। बल्ब दिखाना होता है ऐसा, और प्रतिरोध दिखाना होता है ऐसा, ठीक है ना। और प्रतिरोध प्रतिरोधक प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक को हम ऐसे शो करते हैं। ये प्रतिरोधक है और ये धारा नियंत्रक है। ये एमीटर और वोल्टमीटर को ऐसे शो किया जाता है। अब आता है ओम का नियम। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको अभी समझाना चाहूँ। मैंने कहा कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा होगी, ठीक है। अगर प्रेशर कम होगा तो धारा कम आएगा। अगर मान लीजिए कि जो है ना बड़ी सी टंकी से आपने टोटी लगा दिया है, एक छोटी सी टंकी में टोटी लगा दिया है, और जो ना बड़ी वाली टोटी से क्या होगा धारा ज्यादा निकलेगी। अगर आप बाल्टी भरना चाहेंगे, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो बाल्टी जो ना बड़ी वाली टंकी से जो टोटी फिट होगी उसमें जल्दी भर जाएगा। इसका मतलब उसमें धारा ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो धारा ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। इसमें भी यही है, ओम का नियम यही कहता है कि अगर किसी धारावाही चालक में, कंडक्टर में अगर विभवांतर बढ़ाया जाए यानी वोल्ट बढ़ाया जाए तो धारा भी बढ़ेगा, अगर घटाया जाए तो घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अनुक्रम अनुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या किसके, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अगर V को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, ठीक है ना, और V को घटाएंगे तो धारा घटेगा, ऐसा होगा। यानी देखिए यहाँ पे लिखा गया ये। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने विभवांतर रखा 200 वोल्ट और धारा आ रहा है 2 एम्पियर, मान के चलिए हमने इतना रखा। दूसरी बार अगर हम 400 वोल्ट रख रहे हैं तो धारा आएगा 4 एम्पियर। अगर हम दोनों को कैंसिल करें तो हमारा यही आ जाएगा,
कैंसिल होकर के 100/1, इसमें भी 100/1 आएगा। यानी क्या है, कांस्टेंट है, किसी निश्चित धातु के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम क्या लिख लिए, आर ले लिए कांस्टेंट को, ठीक है ना। अब इसी आर को अगर हम ये आई को बाई में लाते हैं तो आर इक्वल हो जाएगा वी बाई आई, ठीक है ना, वी बाई आई हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यानी वी बाई आई। और इसी को हम कह देते हैं प्रतिरोध। चालक का, किसी धारावाही चालक का गुण है कि वो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, और इसी विरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी उसका एक गुण है कि उसके अंदर से अगर धारा आवेश प्रवाहित होना है ना, धारा बह रही है, तो उसको जाने से क्या करेगा, रोकेगा। अगर जो नहीं रोकेगा, अगर कम रोकेगा, तो उसको हम कह देंगे गुड कंडक्टर, यानी कि सुचालक, ठीक है। और अगर वो रोकेगा ज्यादा से ज्यादा तो हम उसे कह देंगे प्रतिरोधक, इंसुलेटर। उसे हम कह देंगे क्या, बैड कंडक्टर है एक तरह का, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इंसुलेटर कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा, ठीक है। अब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपभोग क्या करेगा, हिट उत्पन्न करने में करेगा, ठीक है ना। और जो जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देंगे, आसानी से पास होने देंगे, इसको हम गुड कंडक्टर में रख देंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी धातु हो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है, ठीक है, प्रतिरोध में रुकावट। अब देखिए आर एक नियतांक है, अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट है, ये नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अगर विभवांतर बढ़ा, देखिए विभवांतर और जो ना धारा का ये दिया हुआ है अनुक्रम ग्राफ, उसको देख लीजिएगा। अब आता है प्रतिरोध के डेफिनेशन, जो मैंने आपको अभी बता दिया है, थोड़ा सा इसमें आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे प्रतिरोध, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, और ये चार्ज साइमन ओम के जो ना सम्मान में रखा गया है, 1 ओम। अब देखिए फिर से हम उसी पा रहे हैं, अभी हमने लिखा था कि R इक्वल क्या लिखा था, V बाई आई, ये लिखा था ना, V बाई आई। अब R इक्वल हम V बाई आई लिख रहे हैं। अब ये कि इसका मात्रक ओम होता है। हमने कहा कि 1 वोल्ट, यदि किसी धारावाही चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होती हो, तो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। इसी को 1 वोल्ट पर एम्पियर या क्या कह देंगे हम, 1 ओम कह देंगे, 1 ओम। प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। अब आता है जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, देखिए वही चीज को बता रहा है इसमें, और तथा विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक है ना। ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, यानी बढ़ाने या घटाने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ऐसी युक्ति जिसका इस्तेमाल किस लिए होता है, प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने गांव में अगर देखा होगा तो कहते हैं स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर क्या होता था भाई, कि जब कभी बिजली ज्यादा आ जाए, यानी वोल्टता ज्यादा हो जाए तो धारा ज्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है ना, यानी कि विभवांतर ज्यादा होता है तो धारा सप्लाई ज्यादा करेगा, तो उसमें ना हम उसे घटा देते थे। घटाने से क्या होता था, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता था। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा, कम हो जाएगा। वोल्ट वही रहेगा, विभवांतर वही रहेगा, बस वो धारा को क्या करने लगेगा, रोकने लगेगा, ठीक है ना। प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा को रोक गया, फिर जो ना इस तरह से करते थे। और यहाँ पे होता है क्या, ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक हम लगा देते हैं स्टेबलाइजर, और वो धारा को कंट्रोल, अगर ज्यादा होगा तो कम कर देगा, कम हो जाए, धारा नियंत्रक का काम करता है इस तरह से। वे कारक जिसके चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, देखिए बच्चों, चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पे। अगर तार की लंबाई ज्यादा हुई तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितना लंबा तार होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। आप लोगों ने देखा होगा गाँवों में जो है ना जनरेटर जो होता है शादी विवाह में टेंट के पास में ही रख देते हैं बगल में। अब उनको अगर चलता, ठीक है ना, अगर बस चलता तो दूर नहीं रखते कि साउंड आ रहा है भाई इसको दूर रखो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं रखते हैं ऐसा दूर, क्योंकि दूर रखेंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा कम आएगी तो कम मरकरी उसमें चलेगा, इसलिए, ठीक है ना। तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा,
कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी हमने पढ़ाया था कि R जो होता है V बाई I होता है, यानी R जो है ना धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर R बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी, लेकिन R जो है ना इसके क्या होता है, वोल्ट के यानी विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर धारा R बढ़ा तो धारा कम हो जाएगी, अगर R घटा तो धारा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इसके अनुसार। अब देखिए, तो तार के लंबाई पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के और व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती लिखा है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है भाई, ये देखिए तार है मोटा, अब इसकी एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे, तार की लंबाई जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इसकी मोटाई बढ़ाएंगे, तार मोटा लेंगे तो प्रतिरोध कम लगेगा, ठीक है ना। तापमान के समानुपाती होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। आगे चलिए, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अगर कॉपर का वायर ले रहे हैं या सिल्वर का वायर ले रहे हैं तो प्रतिरोध उसमें कम लगेगा, अगर दूसरे धातुओं का ले रहे हैं तो प्रतिरोध एल्यूमिनियम ले लीजिए, इसका में क्या होगा, प्रतिरोध जो है ज्यादा लगेगा। अब आता है विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम से याद कर लीजिएगा, मार लीजिएगा रट्टा। आगे चलते विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। अब जब चलिए एक जो ना 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा जो है ना, हमने एक घन लिया किसी धातु का, मेटल का, और उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया, और वायर में कन्वर्ट करके हमने देखा कि यहां से बिजली प्रवाहित करके वहां तक, और हमने निकाला आर की वैल्यू, वोल्ट और धारा को प्रवाहित करके हमने आर को निकाला। अब जो इतना जितना प्रतिरोध लगेगा 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम वाले मेटल में जितना प्रतिरोध लगेगा वो उस धातु के लिए प्रतिरोधकता कहलाएगा। वही चीज लिखा गया है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। विपरीत फलक से हम जो धारा गुजारेंगे, जितना उसमें क्या होगा, प्रतिरोध लगेगा, उसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। अलग अलग धातुओं का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। इसको भी हम ओम से ही डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलता है, ये धातु पर बदलेगा, तापमान के साथ परिवर्तित होता है, तापमान बढ़ेगा तो बदलेगा। अब धातुओं के वो मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता कहां से होती है, 10 के पावर -8 से लेकर के 10 के पावर -6 माइक्रो एम्पियर सॉरी ओम मीटर तक की होती है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं के अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातु जिसे एलॉय कहते हैं, एलॉय की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको यूजन हीटर, विद्युत केतली, ठीक है ना, और प्रेस वगैरह बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु का उच्च तापमान और शीघ्र उपचयित दहन नहीं होता है, उच्च तापमान पर इसका जो जल्दी से दहन नहीं होता है, अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में होता है, ठीक है ना। मिश्र धातु का तुरंत जलने नहीं लगती हैं, इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ाने वाली युक्ति में इसका इस्तेमाल, जैसे नहीं बताया मैंने आप लोगों को, हीटर वगैरह में होता है। तांबे व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब आता है अगला, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा बच्चों, ये बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप। हाँ, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जब हम किसी अलग अलग रेंज के प्रतिरोध को, अलग अलग माप के प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज फॉर्म में लगाते हैं, तो इसमें एमीटर को हम जोड़ते हैं विद्युतमय तार यानी कि प्लस के साथ, और वोल्टेज हम अलग अलग में मापेंगे। तो बच्चों देखिएगा, इसमें जो धारा होती है वो इक्वल होती है, और जो विभवांतर होता है सबके बीच क्या होता है, अलग अलग होता है। एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, क्या है नोटिस, कि धारा जो है क्या होगी, इक्वल होगी, और वोल्ट क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कि इसके बीच हमने विभवांतर मापा, ठीक है ना, वो आ रहा है V1, इसके बीच हमने विभवांतर मापा, दोनों के बीच ये आ रहा है V2, और इसके बीच विभवांतर मापा और ये आ रहा है V3, यानी V इक्वल हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इक्वल होता है IR, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि R इक्वल होता है V बाई I,
तो आई इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, V इक्वल आई आर। अब यहाँ पे हमने कहा कि धारा हमेशा क्या है, इक्वल है, धारा हमेशा क्या है, इक्वल है। तो यहाँ V1 लिख देंगे, इसको ये R1 लिख देंगे, प्लस आई R2 लिख देंगे, प्लस आई R3 लिख देंगे, और हम सब में से I अगर कॉमन कर ले तो R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हम श्रेणी क्रम में बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़े तो कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यानी इसमें अगर मान लीजिए 2 ओम 4 ओम 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिए तो सबको जोड़ देंगे, 2 4 6 और 6 12 ओम का प्रतिरोध इसमें लगेगा टोटली। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बनाने में हमें काम करेगा। अगला देखते हैं, अगर हम इसी को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, पार्श्व देखिए करके दिखाया गया है, इसे देख लीजिएगा। अब इसमें पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने उसमें बताया धारा इक्वल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें वोल्ट इक्वल होगा, यानी कि विभवांतर इक्वल होगा। सभी में क्या होगा, विभवांतर प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है ना, विभवांतर इक्वल होगा। अब विभवांतर इक्वल होगा तो धारा क्या होगी, इसमें अलग अलग प्रवाहित होगी। तो अगर मान लीजिए कि इसके बीच जो धारा है वो आ रहा है I1, इसके बीच I2, इसके बीच I3 आ रहा है, धारा अलग अलग आ रही है। तो अगर I की हम बात करें, I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी ये हो जाएगा I इक्वल क्या होता है, V बाई R, क्योंकि हमने आपको फिर से बता दिया R इक्वल V बाई I को इधर लाए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई R जो है V बाई R हो जाएगा, है ना। यहाँ से V1 बाई, विभवांतर अलग अलग है, धारा इक्वल है, सॉरी धारा अलग अलग है, तो ये जाएगा V बाई हाँ विभवांतर इक्वल है ना, तो V बाई R1 प्लस इसके बीच, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा V बाई R2 प्लस V बाई R3, यानी V सब में से अगर हम कॉमन कर ले, यहाँ से V सब में से कॉमन कर ले तो ये लिख देंगे हम V बाई R इक्वल V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लिख देंगे ना, ठीक है ना, R3। अब यहाँ से देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई R इक्वल हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी अगर समांतर क्रम में अगर हम बहुत सारे प्रतिरोधों को लगाते हैं तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और यहां से हम सोल्यूशन करके कुल प्रतिरोध, अब इसमें ये चीज है कि अगर हम पार्श्व क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं तो इसमें कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम की अपेक्षा बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं। अब आता है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम से लाभ क्या क्या हो सकता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो दूसरा, जैसे मान लीजिए पहले शादी विवाह में क्या होता है ना कि लड़ियां लगाई जाती थी पहले वाले, अब नहीं, तो पहले तो उसमें बहुत सारे बल्ब लगाए जाते थे और वो श्रेणी क्रम में लगे रहते थे। अगर एक बल्ब खराब हो जाता था तो परिपथ टूट जाता था, सर्किट भंग हो जाएगा। अब वो लगा लगा के देखते रहते थे कौन सा बल्ब खराब हुआ है, इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन में होता था पहले। तो उसमें अगर श्रेणी क्रम में हम लगाते तो एक डिवाइस खराब हो जाएगा तो सारे डिवाइस बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर पार्श्व क्रम जैसे हम लोग घरों में लगा रहता है कि एक ही बॉक्स होता है, इलेक्ट्रिक बॉक्स, और उसमें से बहुत सारे तार जो ना एक अलग अलग कमरे में गए होते हैं और उन्हीं कमरे में जाने के बाद जो ना अलग अलग सॉकेट होती है और उसका अलग अलग कनेक्शन होता है। अगर वही बल्ब खराब हो जाता है तो पंखा नहीं बंद होगा, लेकिन अगर हम पंखा बल्ब सब एक ही से जोड़ दे श्रेणी क्रम में तो एक खराब होगा ना तो सारे बंद हो जाएगा। तो ये एक फायदा होता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि पंखा है यूज कर रहे हैं, अब बल्ब यूज कर रहे हैं, कि क्या सभी एक ही तरह का जो ना एनर्जी डिमांड करेंगे, नहीं ना। तो अगर आप अलग अलग धारा की डिमांड करेंगे, एनर्जी की डिमांड करेंगे तो उनके लिए अलग अलग लगाना होता है। ये पार्श्व क्रम के गुण होता है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अब आते हैं इसका तापीय प्रभाव पढ़ लेते हैं, लास्ट है शायद ये। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से क्या होगी, उष्मा में क्षयित हो जाएगी। देखिए कितना गंभीर वर्ड लिखा है, ठीक है ना। अच्छा बस इतना समझ लीजिए कि अगर जो है ना कोई ऐसा तार लिया जाए, ठीक है ना, सामान्य तौर पर तार समझ लीजिए, ऐसा तार लिया जाए जिसका जो ना वो पूरा ही प्रतिरोध का ही काम करे, तो ऊर्जा जो ना जो करंट है ना पास होकर नहीं जाएगा, वो पूरा करंट को क्या करेगा
हीट में कन्वर्ट कर देगा, ये लिखा गया कि उसे क्या करेगा, गर्म कर देगा। जैसे हीटर वाटर में एलॉय यूज होता है, ठीक है ना, उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा H इक्वल होता है पीटी, ऊर्जा H इक्वल होता है, ऊर्जा मतलब हीट, पीटी, पी मतलब पावर है और मल्टीप्लाई टी, अगर आप पावर ले और ज्यादा टाइम तक यूज करें तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। अब भी की जगह पे हम, पी की जगह पे हम वी आई यूज करेंगे, क्योंकि पी इक्वल होता है वी आई, ठीक है ना, यानी कि वोल्ट मल्टीप्लाई धारा। अब यहां से हमने वी की जगह पे वैल्यू रखा आई आर, और यह बन गया ये। अब ये जूल का तापन नियम का ये बन गया, ठीक है। अब इसका रूल्स है कुछ, H इक्वल क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अब यहां समझिएगा, किसी भी धारावाही चालक में या प्रतिरोध में उसका उष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा समय के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर धारा बढ़ा दें तो हीट बढ़ जाएगा, अगर प्रतिरोध और बढ़ा दें तो भी हीट बढ़ जाएगा, और समय ज्यादा समय लगा दे तो भी हीट बढ़ जाएगा। और इसी को हम जूल का तापन नियम कहते हैं, जूल का विद्युत का धारा का तापन नियम कहते हैं, ठीक है ना इसका। अब इसके अनुसार देखिए जो मैं बोला हूं वही चीज है इसमें, उसको देख लीजिएगा। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न विद्युत धारा उसके वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है और समय के समानुपाती होता है। तापन का इसका प्रयोग हीटर में, प्रेस में, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में किया जाता है, विद्युत बल्ब वगैरह में भी किया जाता है इस तरह से। और विद्युत बल्ब में हम यूज करते हैं जो धातु, उसको हम टंगस्टन धातु कहते हैं। टंगस्टन धातु का जो ना गलनांक बहुत ज्यादा होता है और प्रतिरोधक भी बहुत बड़ा प्रतिरोधक होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है उसका, इसलिए जो पूरी एनर्जी को क्या कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है और इसे बल्ब जल उठता है। और उसमें भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो सकती है या आर्गन हो सकती है, अक्रिय गैस होती है। और इसका तापमान जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो होता है वो 3380 सेल्सियस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो पिघलता नहीं है, ठीक है। बल्ब उसका तंत्र टूट जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैसें बता दिया हमें। अब विद्युत शक्ति क्या होता है जो हमारे घर में यूज होता है, अब समझिए क्या है विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति, यही बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उपभुक्त हो रही है, उसको हम कह देंगे क्या, पावर, शक्ति। यानी P इक्वल होता है वी आई। अब यहां पे देखिए P इक्वल, अब V की जगह पर रख दें, V की जगह पर रख दिए आई आर, V इक्वल आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आई आर रखेंगे तो ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर आर, यहाँ वी की जगह पे रख दिया हमने आई आर। और ये जो ना, अगर हम मान लीजिए कि वी की जगह पे कुछ ना करके हम आई की जगह पे रख देते हैं, आई इक्वल क्या होता है, आई इक्वल होता है वी आर, ठीक है, वी बाई आर, सॉरी वी बाई आर। अगर इसको हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये बन जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। अब यहाँ से शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जैसे आप उसे सामान्य तौर पे कहा जाता है कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, तो वाट होता है एसआई मात्रक। और 1 वाट इक्वल होता है, देखिए यहां पे रख दीजिए 1 वाट, 1 वाट इक्वल होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कह देंगे, 1 वाट कह देंगे। ऊर्जा का व्यवहारिक तौर पे हम किलोवाट यूज करते हैं। अब समझिएगा बात को, किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट को हम 1 किलोवाट कहते हैं। और 1 किलोवाट का कोई चीज हो, यानी 1000 वाट का कोई चीज हो, जैसे कोई हाइड्रोजन है वो 1000 वाट का है, और 1000 वाट का अगर 1 घंटा यूज कर दिए तो उसे कहेंगे हम 1 किलोवाट पर आवर्स, यानी 1 किलोवाट आवर्स। इसी को हम कह देते हैं 1 यूनिट सामान्य तौर पर। अब सोच के बताइए कि 100 वाट का बल्ब हम कितने घंटे जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली आएगी। अब देखिए 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली आएगा, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली आएगा। तो यही चीज है। अब देखिए 1 किलोवाट में होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, 1 किलोवाट विद्युत को 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन आंसर कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न के एसआई मात्रक
लिखो। पहला क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ये मैंने बता दिया आपको। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ये भी बता दिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, ओम। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट। और उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है यूनिट। यूनिट, ठीक है। अब ये हो गया। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, बताया गया है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब धातु पे लगने वाले प्रतिरोध को इसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, ये बताया गया है। बल्ब आपको बोलना है, बल्ब के फिलामेंट तंतु के नाम क्या है, टंगस्टन। प्रतिरोधों के संयोग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, ये बता दिया गया है आप लोगों को। वोल्ट मीटर और एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में और एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। बल्ब का तंतु उच्च गलनांक वाला क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उच्च गलनांक वाला होता है, धातु ही ऐसी है कि जो है ना वो उच्च गलनांक उसका है और इसलिए उसको रखा जाता है ताकि जो है ना बल्ब हिट हो तो पिघले ना, इसलिए उच्च गलनांक वाला रखा जाता है। फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है, फ्यूज की तार, पहले फ्यूज यूज होता था, अब एमसीबी यूज होता है। फ्यूज में होता क्या था एक्चुअली कि जो है ना जैसे ही कभी शॉर्ट सर्किट हो तो ज्यादा एनर्जी खर्च होने लगती थी, तो वो हिट हो जाता था। और किस तरह हिट होता था, जैसे जूल का तापन नियम के अकॉर्डिंग वो हिट हो जाता था, ज्यादा ऊर्जा उपभोक्त होने से, धारा बढ़ जाने की वजह से, और वो पिघल जाता था, तो यहाँ से सर्किट टूट जाती थी और वो जो है ना सारे उपकरण घर के बच जाते थे। अब बता 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल होते हैं। पी आई वी का संबंध बताइए, तो P इक्वल वी आई आपको बताया गया है। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 4 बताए गए हैं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, और धातु की प्रकृति और टाइम, टेम्परेचर। बताए विद्युत आवेश को प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विभव को मापने वाले के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये पढ़ा दिया गया, सब पढ़ा दिया गया इसमें का, ध्यान दीजिएगा। अगला जब एकांक इकाई विद्युत आवेश के परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है तो उसे कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। चालक के पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के सुगम प्रवाह के लिए जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, बाधा उत्पन्न करना। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, किस पे निर्भर नहीं करता है, ये होना चाहिए, गलनांक पे निर्भर नहीं करता है। रियोस्टेट का मूल कार्य क्या है, रियोस्टेट वही है क्या बोलते हैं जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। वो क्या करता है, विद्युत धारा के मात्रा को घटाता है या बढ़ाता है, ये काम करता है। अगला देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, ये तो गड़बड़ा देता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कहां कैसे चलेंगे, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में आप लगा देंगे इसमें, ठीक। अगला है, देखिए अब छोटे क्वेश्चन आ गए, लघुत्तरीय प्रश्न। ओम का नियम लिखिए, वी आई आर के बीच संबंध लिखिए। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और वी आई आर में संबंध लिखना है आपको, तो लिख देंगे V इक्वल आई आर, या R इक्वल लिख देंगे V बाई आई, ठीक ना। और इसका ग्राफ बनाया गया था, V बाई आर का ग्राफ बनाया गया, V बाई आई का ग्राफ। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम बताइए, आपको बताया गया था जूल का तापन नियम, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, यानी कि धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है हीट, और रेसिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं प्रतिरोध के, और समय के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस व्यंजन को लिखना भी है तो आप लिख दीजिए H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, मोटाई आधी कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो अगर दोगुना कर दिया जाए, चालक की लंबाई
दोगुना कर दिया जाए और मोटाई आधी कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। अब इसमें आपको निकालना है इसका प्रतिरोध क्या होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध। तो इसको हम निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका ए 1 ओम आ जाएगा, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, ये आ जाएगा टोटल 3 ओम का। इसी तरह इसका अगर हम निकालेंगे तो ये जाएगा 1/3 और इसको प्लस करके 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका R इक्वल हो जाएगा, जैसे ऐसे निकालेंगे हम। पहले तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 3 कितना हो गया, 6 ओम हो गया, इसमें भी 6 ओम हो गया। अब इसका अभी जो है क्या है, पार्श्व क्रम में है, तो पार्श्व क्रम में तो 1/R इक्वल लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां से हो जाएगा आपका 1/R इक्वल 1/R1 यानी 6 प्लस 1/6, और यहाँ से हम कर देंगे 1/R इक्वल 2/6 यानी कैंसिल होकर के 1/3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इक्वल हो जाएगा 3 ओम, इसका हो जाएगा। इसी तरह आप इसका भी कर लेंगे और इसका, ठीक है, और प्लस कर देंगे ओम में। अगला है ये देखिए, ये पार्श्व क्रम में पार्श्व क्रम में, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 ओम, 1/2 ओम, ये 1 ओम हो जाएगा। और टोटल में 1 ओम आएगा, 1 ओम आएगा और 2 ओम आएगा, 4 ओम हो जाएगा इसका। प्रकाशीय तथा दूसरे उपकरणों को घरेलू परिपथ में किस प्रकार जोड़ना चाहिए, पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर पार्श्व क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो अलग अलग रेंज के होते हैं, अलग अलग जो ना अल्पतमांक के होते हैं, तो इसलिए दिक्कतें आ जाएंगी, उसमें परिपथ टूट जाएगा। जूल के तापन नियम का वर्णन करो, ये बता दिया हूं आप लोगों को, और ये किन किन कारकों पर डिपेंड करते हैं हमने बता दिया, इसका भी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको करना है कि ये अलग अलग प्रतिरोध हैं और आपको कुल प्रभावित प्रतिरोध बताना है, इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, और ये तो ये लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे अपने से। अब आ जाता है किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध है, ये अलग अलग है, बताइए कब होगा, ज्यादा अधिकतम कब होगा, जब हम इसको श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, और न्यूनतम कब होगा, जब इसको पार्श्व क्रम में। किस चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, गणितीय व्यंजक लिखना। प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है, ये लिख दीजिएगा। विद्युत क्या है, ये सब बताया गया आप लोगों को। ये सारे सवाल आंसर क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वाट किस की एसआई मात्रक है, किसका एसआई यूनिट है, वाट शक्ति का है, ठीक है ना। उपयुक्त बिजली बिल यूनिट में आता है, एक यूनिट में कितना होता है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये वाला होगा आंसर इसका। अब इसे कुल ऊर्जा की खपत द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, E = PT, ये होगा। अब आता है 4 किलोवाट का इलेक्ट्रॉन के हीटर को इतने शक्ति के स्रोत से जोड़ा गया है, 2 घंटे में कितनी। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका 8 यूनिट आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी मल्टीप्लाई करके 8 यूनिट की खपत होगी बिजली। 20 वोल्ट 220 वोल्ट पर जोड़ा गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अभी बताया गया था कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट आता है। अगर 1000 वाट को की कोई चीज को अगर 1 घंटे चलाया जाए तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। अब ये 4 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है, इसका मतलब 4000 वाट का है। 4000 वाट को अगर हम चलाएंगे तो 2 घंटे चलाएंगे तो 8000 वाट, 8000 वाट का मतलब हो जाता है आपको कितना हो जाएगा, 8 यूनिट बिजली बिल हो जाएगा, 8 यूनिट। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।